नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर सुर्खियों पर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच मतदान। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को वोटिंग। मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को डाले जाएंगे वोट। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। कोविड के खतरे के बीच विधानसभा चुनाव कराने के लिए आयोग ने उठाए कई एहतियाती कदम। चुनावी रैली, रोड शो पर 15 जनवरी तक रोक। उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन भरने का विकल्प। पोलिंग बूथ की संख्या और मतदान का समय भी 1 घंटे बढ़ा। देश में कोविड के 1,42,000 नए मामले। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 4,72,000। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर हुआ 9.28%। दिल्ली समेत कई राज्यों में वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू जारी। 15 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को लगी कोविड वैक्सीन की पहली डोज। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी बधाई। देश में अब तक कुल टीकाकरण का आंकड़ा 151 करोड़ के पार। पहाड़ों में हिमपात और मैदानी इलाकों में बारिश से बढ़ी उत्तर भारत में ठंड। भारी बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे फिर बंद। मौसम विभाग का अगले 3 दिनों तक बारिश का अनुमान। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 राज्यों में 7 चरणों में मतदान होगा। इसमें गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में 1 चरण में, मणिपुर में 2 चरण में और उत्तर प्रदेश में 7 दौर में मतदान संपन्न होगा। 5 राज्यों में चुनाव 7 चरणों में होंगे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच मतदान होगा। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को एक ही चरण में वोटिंग होगी। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में मतदान होंगे। 5 राज्यों के चुनाव के लिए मतगणना 10 मार्च को होगी। चुनाव आयोग ने बताया है कि 5 राज्यों के विधानसभा की 690 सीटों के लिए 18 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान करने के पात्र होंगे। चुनावों में 8.5 करोड़ से अधिक महिलाएं होंगी। 24.9 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। संवेदनशील बूथों पर पूरे दिन वीडियोग्राफी होगी। 5 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा बूथों पर लाइव वेबकास्ट होगा। ऑब्जर्वर भी ज्यादा संख्या में तैनात होंगे और इस बार 1250 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया गया है। पिछले चुनाव की तुलना में 16% बूथ जो है वो बढ़ाए गए हैं। 1620 बूथ को महिला पोलिंग कर्मी मैनेज करेंगी। 900 ऑब्जर्वर चुनाव पर पैनी निगाह रखेंगे। राजनीतिक पार्टियों को आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के लिए अखबार, टीवी और मीडिया वेबसाइट के होम पेज पर 3 बार अलग अलग चरणों पर जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। We work with 3 broad objectives this time, and foremost is the COVID-safe election. Second is hassle-free, comfortable voting experience to the voters, and third, the maximum voter participation. Friends, for last 6 months, the entire election machinery was gearing up for these elections. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। चुनाव आयोग ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 दौर में मतदान होगा। वहीं मतगणना 5 राज्यों के साथ ही 10 मार्च को होगी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की जो वोटिंग है वो 10 फरवरी को होगी। पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया 14 जनवरी से 27 जनवरी के बीच पूरी होगी। दूसरे चरण की वोटिंग 14 फरवरी को होगी। दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया 21 जनवरी से 31 जनवरी के बीच पूरी होगी। तीसरे चरण में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए अधिसूचना 25 जनवरी को जारी होगी।
नाम वापसी की जो तारीख है वो 4 फरवरी तक होगी। चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होगा। चौथे दौर के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 3 फरवरी को होगी, तो वहीं 7 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 5वें चरण की 27 फरवरी, छठे चरण की 3 मार्च को और 7वें चरण की वोटिंग 7 मार्च को संपन्न होगी। Total 7. All the 5 states combined together will be completed in 7 phases. And the first date of the issue of notification will be 14th January 2022, and which will start from Uttar Pradesh. Uttar Pradesh 7th phase. Issue of notifications 10th February. Last date of nominations 17th February, and date of poll is 7th March. So on 7th March, all polling will be over, and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. पंजाब में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने सभी 117 सीटों पर मतदान का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 21 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी तक पूरी होगी। राज्य में एक चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा। इधर उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 सीटों के लिए भी 14 फरवरी को मतदान होगा। इसके लिए अधिसूचना 21 जनवरी को जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 28 जनवरी होगी। नामांकन की जांच 29 जनवरी को होगी। नाम वापसी 31 जनवरी तक रहेगी। So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. And here the issue of notification will be 21st January. Last date of nominations 28th January. Scrutiny of nominations 29th January. And last date of withdrawal of candidature 31st January. And date of poll 14th February, that is Monday. मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 10 मार्च को आएंगे। And first phase of Manipur. Manipur will be done in 2 phases. So on 5th phase, we will be having Uttar Pradesh 5th phase and Manipur 1st phase. Here the issue of notification is 1st February. Last date of notification, last nomination 8th February. Scrutiny of nominations 9th February. Last date of withdrawal of candidature 11th February. And date of poll will be 27th February 2022. कोविड के खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कई एहतियाती कदम उठाए हैं। सभी पार्टियों और उम्मीदवारों को अंडरटेकिंग देनी होगी कि कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करेंगी। राजनीतिक दलों के डिजिटल वर्चुअल तरीके से चुनाव प्रचार करने को कहा गया है। 15 जनवरी तक किसी तरह की रैली, रोड शो और पदयात्रा नहीं होगी। नुक्कड़ सभा, बाइक रैली पर भी रोक रहेगी। 15 जनवरी के बाद रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक जनसभा पर रोक होगी। कैंपेन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। घर घर जाकर 5 लोगों को प्रचार करने की अनुमति दी गई है। जीत के बाद विजय जुलूस पर रोक होगी। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन का विकल्प दिया जाएगा। सभी मतदान केंद्र सैनिटाइजर और मास्क सहित कोविड शमन सुविधाओं से लैस होंगे। मतदान केंद्रों पर भीड़ ना हो, इसके लिए बूथों की संख्या बढ़ाई गई है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति और कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने बताया है कि चुनाव में तैनात सभी अधिकारी कर्मचारी डबल वैक्सीनेटेड होंगे। उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर्स माना जाएगा। ऐसे सभी चुनाव ड्यूटी करने वालों को कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि आने वाले समय में कोरोना की हालत की समीक्षा की जाएगी और इसके बाद फिर नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। In view of emphasis on non-contact based campaign during pandemic conditions,
Commission has decided to double the free equitable time allotted to the recognized political parties on Doordarshan and AER during these elections. It is expected that all stakeholders, namely political parties, candidates, campaigners, voters, and authorities engaged in the election process shall be conscious of their prime duty towards public health, safety, and therefore shall abide by the general instructions and other norms of COVID-appropriate behavior as mandated by the respective authorities prescribed. और इधर सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत किया है। लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। इलेक्शन कमीशन ने जो शर्तें रखी उनका शर्तों का पालन होगा और अगर वो डोर टू डोर कम लोगों के साथ और जो नियम बने उनका पालन करते हुए प्रचार करना होगा तो प्रचार करेंगे। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शनिवार को ओमिक्रॉन के अब तक 3000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 1203 लोग इस नए वेरिएंट को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक कोरोना का ये नया वेरिएंट 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच चुका है। राज्यवार अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं, जहां 876 केसों के साथ वो पहले स्थान पर है। दिल्ली 1513 केसों के साथ दूसरे पायदान पर है। कर्नाटक में 333, राजस्थान में 291, केरल में 284 और गुजरात में 204 मामले ओमिक्रॉन के दर्ज किए गए हैं। देश में कोरोना के ताजा मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के करीब 1,42,000 नए मामले सामने आए। देश में 7 महीने के बाद कोरोना के मामले जहां 1 लाख को पार कर गए हैं, ये बीते दिन के मुकाबले में 21% ज्यादा है। देश में दैनिक मामलों में आए उछाल और ठीक होने वाले लोगों की कम संख्या के चलते सक्रिय मामलों की संख्या में तेजी आई है। पिछले 24 घंटों में 1,41,000 से अधिक मामले सामने आए, जबकि 40,895 रिकवरी हुई। बीते एक दिन में 285 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। पॉजिटिविटी रेट भी 7.74 से बढ़कर 9.28% पर पहुंच गई है। सक्रिय मामले बढ़कर 4,72,169 हो गए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों का 1.34% हो गया है। साथ ही देश में रिकवरी रेट 97.30% है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों ने भी कई अहम कदम उठाए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में कल रात से 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू जारी है, जो सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी लोगों की आवाजाही पर रोक है। ज्यादातर बाजार और दुकानें बंद हैं। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को कर्फ्यू से छूट दी गई है। इस दौरान अगर कोई रेल या फिर विमान से यात्रा करने जा रहा है तो उसके पास यात्रा का टिकट होना आवश्यक है। आपातकालीन स्थिति में ही लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति है। बाहर निकलने वालों को सरकार द्वारा जारी ई पास या वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। हालांकि मातृत्व अवकाश और चिकित्सा अवकाश की छुट्टियां इनमें शामिल नहीं हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में कोविड-19 महामारी के प्रभावी प्रबंधन के लिए दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों को ये निर्देश दिया गया है। दिल्ली सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां पहले ही रद्द कर दी हैं और उन्हें निर्देश दिया है कि महानगर से बाहर नहीं जाएं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली के अस्पतालों में अभी लगभग 90% बेड खाली हैं। हालांकि कोविड के केस, पॉजिटिविटी रेट और बढ़ सकता है। 10% बेड ऑक्यूपाइड है, 90% बेड्स अभी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल है हमारे पास। 40,000 पेशेंट्स एक्टिव जब पहले थे तो उस टाइम पर जितने पेशेंट हॉस्पिटल में अभी उससे कम से कम 6-7 गुना पेशेंट ज़्यादा होते थे।
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 151 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में लगभग 90 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण अभियान के एक सप्ताह से भी कम समय में 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। सीबीएसई और CISCE ने टीचर और स्टाफ अपने बच्चों को वैक्सीनेशन और अन्य छात्रों के पेरेंट्स को भी वैक्सीनेशन के लिए समझाने की सलाह दे रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर। What were the reasons that China withheld its horses after the Galwan standoff? They are very clear that India is not a country which can be just, considered that it is a walkover. It's a powerful country. Chinese are looking at India to react in a manner in which they should allow the Chinese growth and the stature to come up as #1 acknowledged power in the world. Watch our special presentations in The Defenders only on Sunset TV. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका नजर राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी की सरबजीत कौर चंडीगढ़ नगर निगम की नई मेयर चुनी गई हैं। चुनाव में कुल 28 वोट पड़े, जिसमें सरबजीत कौर 14 मतों से मेयर चुनी गई। बीजेपी के मेयर चुनाव जीतने के बाद नगर निगम चंडीगढ़ के असेंबली हॉल में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने धांधली का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। वीरेश कुमार भावरा को पंजाब का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। पंजाब सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गए 3 अधिकारियों के पैनल में से 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी का चयन किया। वीके भावरा अभी तक डीजीपी होमगार्ड के पद पर तैनात थे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम छात्रों, नौजवानों और आगे की पढ़ाई करने वालों को लैपटॉप उपलब्ध कराएंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदियां लगाने और कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरतों को अभी पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश में कोविड के हालातों को देखते हुए आगे का फैसला किया जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी साझा की। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 1,42,000 मामले सामने आए हैं। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो राज्य में 814 मामले सामने आए। उत्तराखंड में आप नेता रविंद्र जुगरान ने पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी में ये कहते हुए फिर से शामिल हो गए कि उनके लिए घर वापसी जैसा है।
उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने रविंद्र जुगरान का पार्टी में वापस आने पर स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मध्य प्रदेश के टेकनपुर में बीएसएफ एकेडमी में 78 सहायक कमांडेंटों के दीक्षांत समारोह और पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज यहां बीएसएफ की काबिलियत के कई दृश्य देखने को मिले हैं। हर कठिन परिस्थितियों में बीएसएफ ने देश हित में बड़ा काम किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने नीट से छूट के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की है। मुख्यमंत्री स्टालिन का मानना है कि नीट ग्रामीण छात्रों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से राज्यों के अधिकारों को छीना जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पश्चिम बंगाल के कल्याणी में बन रहे एम्स अस्पताल का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कल्याणी में जब इस एम्स अस्पताल का सुचारू रूप से संचालन होगा तो उसके बाद दक्षिण बंगाल के सभी जिलों को इसका फायदा होगा। और अब कुछ और अहम खबरें। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाओं के साथ बारिश होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कई जगह हल्की और भारी बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों का यही हाल है। मौसम विभाग के दर्ज आंकड़ों के मुताबिक सफदरजंग स्टेशन पर 4 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश के बाद अब ठिठुरन बढ़ सकती है। पहाड़ी इलाकों पर बारिश और बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले 3 दिनों तक बारिश कई राज्यों में मुश्किलें बढ़ा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी आंधी पानी जारी रहेगा। उधर बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अगले 2 दिनों तक, ओडिशा, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 24 घंटे तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। बारिश और बर्फबारी के चलते लगातार तीसरे दिन जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद रखा गया। श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी हिमपात देखने को मिला। शिमला पर बर्फ की चादर सी बिछ गई है। उत्तराखंड में तीसरे दिन भी मौसम खराब रहा। यहां बद्रीनाथ धाम में भारी हिमपात हुआ। साथ ही केदारनाथ धाम में भी भारी बर्फबारी हुई है। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सैनिक स्कूलों के वेबिनार में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्र के समग्र विकास के लिए देश के बुनियादी तालीम की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने पिछले 6-7 सालों में जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, उनमें से 100 नए सैनिक स्कूलों की घोषणा अहम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लगभग 60 साल पहले अस्तित्व में आए सैनिक स्कूलों की भूमिका बच्चों की शिक्षा समेत उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल्स जहां बच्चों के विकास में महती भूमिका निभा रहे हैं, वहीं लड़कियों को इनसे दूर रखना सही नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश का रास्ता साफ कर दिया है और 100 नए सैनिक स्कूलों के आने के बाद अब देश की बेटियों की भागीदारी निश्चित रूप से बढ़ेगी। लगभग 60 साल पहले अस्तित्व में आए सैनिक स्कूलों की भूमिका बच्चों की शिक्षा समेत उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। ऐसे में सरकार ने सैनिक स्कूलों में भी गर्ल्स के एडमिशन का रास्ता साफ कर दिया है और 100 नए स्कूल्स के आने के बाद देश की बेटियों की भागीदारी भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। एलएसी पर जारी गतिरोध को हल करने के लिए भारत चीन के बीच 14वें दौर की कमांडर स्तर की वार्ता के लिए सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच 12 जनवरी को 14वें दौर की कोर कमांडर वार्ता होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने को लेकर बात हो सकती है।
दरअसल भारत का एजेंडा बातचीत को वहीं से शुरू करने का है जहां पे 10 अक्टूबर को 13वें दौर की वार्ता के दौरान रह गई थी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि भारत की कोशिश चीनी पक्ष को उसके सैनिकों के कोंगला ला के करीब हॉट स्प्रिंग से पीछे हटकर उनके स्थायी बेस पर लौटने के लिए तैयार करने की है। भारत की तरफ से बातचीत में 14 कोर कमांडर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदय सेनगुप्ता चीन के सामने पीछे हटने की शर्तें रखेंगे। गौरतलब है कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच 5 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में गतिरोध शुरू हुआ था। पेंगोंग झील वाले इलाके में हिंसक टकराव के बाद दोनों देशों की सेनाओं ने हजारों सैनिकों और भारी हथियारों की तैनाती कर दी। लगातार कई दौर की सैन्य और राजनयिक स्तर की वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने पिछले साल पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे और गोगला क्षेत्र से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी की थी। कजाकिस्तान में हुए हिंसक प्रदर्शनों के मद्देनजर सरकार को गिराने की कोशिश करने के आरोपों के तहत देश के आतंकवादी रोधी एजेंसी के पूर्व प्रमुख को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति ने इन प्रदर्शनों के लिए विदेश से समर्थित आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया। कजाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के पूर्व प्रमुख करीम मासीमोव को देशद्रोह के आरोप में हिरासत में लिया गया है। मासीमोव को राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव ने इस सप्ताह राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख के पद से हटा दिया था। करीम मासीमोव पर सरकार गिराने का आरोप है। दरअसल कजाकिस्तान में पिछले कई दिनों से चल रहे बेहद हिंसक प्रदर्शनों के बाद इस तरह के कदम को उठाया गया। टेलीविजन पर प्रसारित राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने अशांति फैलाने के लिए आतंकियों और उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को आतंकवादियों को गोली मारने के अधिकार दे दिए गए हैं। कजाकिस्तान के उच्च अधिकारियों के मुताबिक इस सप्ताह संतोष के खिलाफ सुरक्षा अधिकारियों की कार्रवाई में 26 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई, जबकि 18 कानून प्रवर्तन अधिकारियों की जानें गईं। कजाकिस्तान गृह मंत्रालय ने बताया है कि 4,400 से अधिक लोगों को देश में हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं। देश भर में वैक्सीन की 150 करोड़ डोज पूरे होने के उपलक्ष्य में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक के द्वारा पुरी के रेत पर बनाई गई सुंदर कलाकृति की इन तस्वीरों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।